गुड मॉर्निंग। देखो हर सेशन के बाद गुड मॉर्निंग बोलना बहुत जरूरी है। ओके सर, गुड मॉर्निंग। यस सर, यस सर, यस सर। माहौल जबरदस्त शानदार सर। आई होप समझ में आ रहा है सर। आई होप सप्लाई सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 पूरा समझ में आया अलोंग द सर्कुलर्स। पक्का शेड्यूल नंबर 1 पूरा क्लियर बच्चा आपको? ओके सर, सेक्शन नंबर 7 क्या चल रहा है आखिर? सप्लाई। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1A। सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन नंबर 1A। देखिए ध्यान से। यस यस डन सर। यहां बोला है क्या? अच्छा, पहले ये क्लोज नंबर डी हुआ करता था बेटा। पहले ये क्लोज नंबर डी हुआ करता था जिसमें कंफ्यूजन क्या क्रिएट हो गया था सर। यहां पे सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 में लिखा है क्या? सप्लाई इंक्लूड्स शेड्यूल 2 एक्चुअली। क्लियर? अब शेड्यूल 2 के अंदर कुछ ट्रांजेक्शन ऐसे लिखे हैं बेटा जो वो सप्लाई है या नहीं ये डिफाइन करने के लिए नहीं थे सर। शेड्यूल 2 क्यों आया? कि देयर वर सम ट्रांजेक्शंस वेयर देयर वर डिस्प्यूट्स कि सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है। हाँ है ना, उसको क्लेरिफाई करने के लिए शेड्यूल नंबर 2 आया था बेटा। पर सर लिखा कहा था इसको? क्लोज नंबर डी में बेटा। तो क्लोज नंबर डी में लिखने की वजह से क्या हो गया? सप्लाई इंक्लूड शेड्यूल 2 ऑल्सो बेटा। अब शेड्यूल 2 में अगर कुछ लिख दिया तो वो भी सप्लाई के स्कोप में आ गया, इसलिए क्लोज नंबर डी को तो किया डिलीट इन्होंने और उसको सबसेक्शन 1A अलग से बनाया और बोला यहां पे क्या कि सर अगर कोई ट्रांजेक्शन एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई के स्कोप में आ रहा है तो ये शेड्यूल 2 देखिएगा, तो ही शेड्यूल 2 देखने का। और शेड्यूल 2 में लिखा है क्या सर? वहां पे 7 पैरास दिए जिसमें से एक हटा दिया बेटा। वो एओपी बीओए वाला पॉइंट जो था वो वैसे भी सप्लाई के स्कोप में लिया है तो वहां से हटा दिया बेटा। अब 6 पैरा रह गए और 6 पैरा में जस्ट ये क्लेरिफाई किया है, जस्ट ये क्लेरिफाई किया कि ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स होगा और ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन सप्लाई ऑफ सर्विस होगा। पर सप्लाई है कि नहीं है वो सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 डिफाइन करेगा। अगर वो सप्लाई होगा तो ये शेड्यूल 2 में आना, वरना शेड्यूल 2 में आने की जरूरत नहीं है। अब शुरू करें बेटा। क्लियर? देखो हमेशा हम कोई चीज पढ़ रहे ना तो उसका एड्रेस पता होना चाहिए बेटा हमने को, ये क्यों पढ़ रहा है आखिर। क्लियर? समझे? अब हम पढ़ रहे क्या? शेड्यूल नंबर 2। ओके ध्यान इधर। शेड्यूल नंबर 2 सर, उसमें 6 पैराज है एट प्रेजेंट और 6 पैराज क्या कहता है बच्चों? सर पैरा नंबर 1। अच्छा पता है 90% चीजें तो आप मुझे बताएंगे उसकी सर। ओके सर, पैरा नंबर 1 इज रिगार्डिंग गुड्स, ट्रांसफर ऑफ टाइटल इन एनी गुड्स। मैंने हुजैफा को ये गुड्स बेचा फॉर ₹10,000। तो मेरा पॉइंट आपसे ये बताओ ये सप्लाई है कि नहीं? ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सर्विस है? सप्लाई ऑफ गुड्स। अच्छा सप्लाई है कि नहीं देख लेना सेक्शन नंबर 7(1) में बेटा। हाँ, पर मैंने गुड्स का टाइटल ट्रांसफर किया, ऑनरशिप ट्रांसफर किया है। आप मुझे बताओ क्या सर्विस दी मैंने इसको या गुड्स? सप्लाई ऑफ गुड्स होगा बेटा ये। पर हाँ, यही गुड्स मैंने इसको रेंट पे दिया होता, लीज पे दिया होता सर विदाउट ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप ऑफ द गुड्स, सर क्या होता बताया भैया? सप्लाई ऑफ सर्विस होता बच्चा ये। क्लियर? सर ट्रांसफर ऑफ अनडिवाइडेड शेयर्स इन द गुड्स, ट्रांसफर ऑफ राइट टू यूज द गुड्स या ट्रांसफर ऑफ राइट इन यूज। सर फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, आई रिपीट फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, दोनों ही क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस है। बिफोर जीएसटी अलग हुआ करता था, अब मेरे को उससे मतलब नहीं बेटा। हाँ है ना भाई? फाइनेंस लीज हो या ऑपरेटिंग लीज हो, दोनों ही क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। चलिए एक बात और बताता मैं आपको बेटा एग्जांपल के साथ। सर मान लो आपने फाइनेंस लीज पे कोई गुड्स लिया बेटा, ध्यान देना। फाइनेंस लीज में क्या होता है? मान लो हर महीने कोई मशीन आपने मेरे से लीज पे लिया है, फाइनेंस लीज पे हर महीने आप मुझे 1 लाख रुपए रेंट पे कर रहे हो, फाइनेंस लीज का अमाउंट। तो एवरी मंथ जो 1 लाख रुपए आप मुझे पे कर रहे हो दैट इज लीज अमाउंट, दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस। और एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड यू हैव द ऑप्शन टू बाय द गुड्स। अगर आप 20 लाख रुपए पे करते हो तो ये मशीन आपकी बेटा, होता ना सर ऐसा कहीं? तो अगर वो लास्ट वाला ऑप्शन आप ले रहे हो 20 लाख रुपए का, तो 20 लाख का ट्रांजेक्शन विल बी सप्लाई ऑफ गुड्स। अदरवाइज एवरी मंथ जो आपने 1 लाख रुपए पे किया वो क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विस। क्लियर? पक्का? क्योंकि लास्ट वाले ट्रांजेक्शन से आपके पास ओनरशिप आ रही है बच्चों। क्लियर? एक और लास्ट पॉइंट इसके अंदर, अगर आपने कोई भी गुड्स परचेज किया है ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस बेटा, ऑन जैसा हायर परचेज सर वेयर पेमेंट इज टू बी मेड ऑन इंस्टॉलमेंट बेसिस, और वहां पे ओनरशिप शेल ट्रांसफर अपॉन द फ्यूचर डेट, तो हर ईएमआई जो आप पे करे वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, वो लीज नहीं है। क्योंकि फाइनेंस लीज में
एट द एंड ऑफ द लीज पीरियड यू हैव द ऑप्शन, और हायर परचेज में आपको परचेज करना ही है यार, हो गया परचेज, तो पेमेंट आप जब लास्ट में करोगे तब ओनरशिप ट्रांसफर हो जाएगी बच्चों, वेयर ओनरशिप शेल ट्रांसफर अपॉन पेमेंट ऑफ ऑल द इंस्टॉलमेंट बेटा। हाँ है ना भाई, तो हर ईएमआई जो आप पे करे वो सप्लाई ऑफ गुड्स है, और फाइनेंस लीज में हर महीने जो आप लीज रेंट पे करे वो सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। क्लियर मालिक? डन। ये आपका पैरा नंबर 1। पैरा नंबर 2, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और अच्छा एक बात और, ये हम पढ़ क्यों रहे शेड्यूल 2 यार? गुड्स हो या सर्विस हो, मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा था अलग ही, गुड्स हो या सर्विस हो, लगना तो जीएसटी है, पर सर टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा, वैल्यू प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा सर, कई सारे ऑपरेशनल प्रोविजंस गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है ना यार। क्लियर? उसके लिए हमको ये पढ़ना जरूरी है कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस। ठीक है, ठीक है सर। एक बेसिक क्वेश्चन कई बार माइंड में आता है तो मैंने कहा पूछ लेता हूं सर। पैरा नंबर 2, लैंड और बिल्डिंग। लैंड और बिल्डिंग अगर मैंने लीज पे दिया है, लाइसेंस पे दिया है, राइट टू ऑक्यूपाई दिया है, टेनेंसी प्रीमियम चार्ज किया है, सर क्या है रे, सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना मालिक? क्लियर? ये हमेशा सप्लाई ऑफ सर्विस होता है। ओके सर, एक टेनेंसी प्रीमियम को लेके एक सर्कुलर भी थे, वो भी तुम्हें बताता हूं मैं। टेनेंसी प्रीमियम या पगड़ी सिस्टम जो होता है सर, उसमें क्या होता है मालिक मान लो मेरी कोई दुकान है सर, मान लिया सर मैंने आपको लीज पे दी, हुजैफा को मैंने लीज पे दी दुकान सर, हाँ है ना, 10 साल की लीज पे दिया सर। अब सर इसने जो मुझे लीज पेमेंट किया है वो सप्लाई ऑफ सर्विस है, उस पर जीएसटी लग जाएगा सब, कोई डाउट नहीं, खत्म बात। अब सर इसने क्या किया, वहां पे अपना बिजनेस इतना अच्छा जमाया कि कस्टमर अब दुकान का नाम नहीं पड़ता, सीधा दुकान के अंदर घुसता है। होता ना, आप भी कई बार शॉपिंग करते होंगे, डायरेक्ट अंदर घुसते बेटा हम, बिग बाजार की जगह अब स्मार्ट बाजार हो गया बेटा, हाँ है ना, वो प्लेस की वैल्यू बन गई सर। तो सर ये क्या बोलता है सर, अब इसने उस दुकान की उस प्लेस की वैल्यू बना दी सर इसने। अब वहां पे कोई नया टेनेंट है जो आना चाहता है सर, ही इज द आउटगोइंग टेनेंट, न्यू टेनेंट इज कमिंग। अब न्यू टेनेंट से ये क्या बोलता है, रेंट तो तू उसको पे कर दे, मैं मालिक को सर मैं तो रेंट लूंगा, ये बोलता है मैं दुकान खाली करने के 15 लाख रुपए तेरे से लूंगा। वैसे महाराष्ट्र के अंदर इसको इलीगल कर दिया है सर अभी। क्लियर? मान लो ये बोलता है दुकान खाली करने के 15 लाख रुपए लूंगा, इसको बोलते हैं टेनेंसी प्रीमियम। क्या बोलते हैं बेटा इसको? टेनेंसी प्रीमियम। तो इनकमिंग टेनेंट से आउटगोइंग टेनेंट जो टेनेंसी प्रीमियम ले रहा है, क्या ले रहा है बेटा? टेनेंसी प्रीमियम। इट इज सप्लाई ऑफ सर्विस, और उस पर क्या लगेगा बच्चों? जीएसटी लगेगा। क्लियर? समझे मेरी बात? अच्छा, अब वो भले ही घर हो दुकान हो, दोनों ही केस में जीएसटी लगेगा, क्योंकि आउटगोइंग टेनेंट इज चार्जिंग द टेनेंसी प्रीमियम फ्रॉम द इनकमिंग टेनेंट। तो भले घर हो या दुकान हो, कमर्शियल प्लेस हो, कुछ भी हो, उस सब पे जीएसटी लगेगा। पर अगर यही लैंडलॉर्ड या शॉप ऑनर अगर टेनेंसी प्रीमियम ले रहा है इनकमिंग टेनेंट से बेटा, तो ऐसे केस में वो भी सप्लाई ऑफ सर्विस से जीएसटी लगेगा। पर अगर वो घर होता है, क्या होता है बेटा? तो घर के केस में रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस टू अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन बेटा, हाँ है ना भाई, उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट है एग्जम्प्शन लिस्ट में बेटा। इसलिए ऐसे केस में अगर घर किराए पे लिया होता तो प्रॉपर्टी ऑनर ने, घर ऑनर ने अगर रेंट लिया होता या टेनेंसी प्रीमियम लिया होता किससे? इनकमिंग टेनेंट से, तो उस पर जीएसटी एग्जम्प्ट रहेगा। अदरवाइज आउटगोइंग टेनेंट, क्या बोला सर? जो रेंट ले रहा है, जो टेनेंसी प्रीमियम ले रहा है इनकमिंग टेनेंट से बेटा, भले वो घर का हो, दुकान का हो, कमर्शियल प्लेस का हो, रेजिडेंशियल प्लेस का हो, उससे कंसर्न नहीं है, जीएसटी इस केस में हमेशा लगेगा बच्चों, हाँ है ना भाई। और मैं ऑनर भी अगर टेनेंसी प्रीमियम ले रहा है तो भी सप्लाई ऑफ सर्विस किसको पाता है? अगर वो शॉप होता तो टेनेंसी प्रीमियम हो या रेंट हो हमेशा जीएसटी लगेगा, वो तो घर था इसलिए वो जीएसटी एग्जम्प्ट हुआ बेटा, हाँ है ना भाई। पक्का? डन सर। आइए पैरा नंबर 3, मैं साथ साथ सर्कुलर भी समझाता जा रहा हूं वो पॉइंट के साथ में। क्लियर मालिक? सर पैरा नंबर 3, जॉब वर्क। सर ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन गुड्स बिलोंगिंग टू समबडी एल्स, किसी और की गुड्स पे आप कोई प्रोसेस कर रहे हो, कोई ट्रीटमेंट कर रहे हो, तो वो भी क्या है? सप्लाई ऑफ सर्विसेज। जैसे जॉब वर्क हो गया, रिपेयरिंग सर्विस हो गया, मैकेनिक की सर्विस हो गई बच्चों, हाँ है ना भाई। क्या है सर? ये सप्लाई ऑफ सर्विस। रिपेयरिंग सर्विस हो गई, कलर पेंटिंग वाली सर्विस हो गई बच्चों, हाँ है ना भाई। ठीक सर। पैरा नंबर 4 इज रिगार्डिंग बिजनेस असेट्स। सुनना, बिजनेस असेट के लिए बोला है सर मैंने अपने बिजनेस के सारे एसेट आपको ट्रांसफर कर दिए, या सारे या कुछ ट्रांसफर किए बेटा। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस ऑन द डायरेक्शन ऑफ द पर्सन हु इज कैरिंग ऑन द बिजनेस। आप बताओ क्या है ये? सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है? देख, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि सप्लाई है कि नहीं है, मैंने आपसे ये नहीं पूछा कि सप्लाई है कि नहीं, कहा देखेंगे
सब सेक्शन 1 में अगर फॉर अ कंसिडरेशन है तो क्लोज ए में आ जाएगा, विदाउट कंसिडरेशन होगा तो क्लोज नंबर सी में देख लेंगे बेटा शेड्यूल 1 में। सप्लाई है तभी बात कर रहे हैं इधर तो बेटा। क्लियर? अब मुझे बताओ परमानेंट ट्रांसफर क्या मैंने गुड्स का, मैंने बिजनेस के एसेट का किसी पर्सन को, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है बच्चों? सप्लाई ऑफ गुड्स है बच्चों। हाँ है ना मालिक? ठीक सर। पैरा नंबर 4 में 3 पॉइंट है सर। फर्स्ट समझ में आया बेटा? समझना क्या था, गुड्स दिया और क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स होगा। सेकंड, टेम्पररी ट्रांसफर या परमिटिंग द यूज ऑफ द बिजनेस असेट्स टू एनी पर्सन अदर देन फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस बेटा। अरे मैंने किसी साहब आप मान लो ये कैमरा हमारे घर में कोई फंक्शन था बेटा, ये बिजनेस का एसेट है हमारा। क्लियर? अब घर के कैमरे, घर के फंक्शन में भी हम कैमरा ले गए बेटा शूट करने के लिए, तो ये क्या है? 2 दिन के लिए लगे बेटा। बिजनेस के एसेट को पर्सनल यूज में यूज किया बेटा, क्या है बताओ मुझे आप? सप्लाई ऑफ सर्विस। हाँ है ना? जैसे डायरेक्टर कंपनी की कार को यूज करा पर्सनल यूज के लिए बेटा, क्या कहलाएगा? सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा सप्लाई है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता, वो 7(1) में देख लेना आप। अच्छा ये बार बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ बेटा, कई बार क्या हम इमोशन में इतना घुस जाते हैं बेटा, सप्लाई है कि नहीं तो देखते ही नहीं बेटा, और एग्जाम में लिखी थे क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। देखो एग्जाम में जरूरी नहीं कि क्वेश्चन ही पूछेगा बताओ शेड्यूल 2 के में क्या लिखा है, वो तो ये पूछ रहा है कि सप्लाई है कि नहीं है, जीएसटी लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा तो कैसे लगेगा, गुड्स की तरह लगेगा सर्विस की तरह लगेगा, पहले आपको क्या देखना है? सप्लाई है कि नहीं बच्चा। ओके ठीक सर। तो सर समझा मेरी बात बच्चों? सर अगर आपने पर्सनल यूज के लिए या अदर देन बिजनेस पर्पस के लिए किसी को अपने बिजनेस की एसेट्स टेम्पररी दी है तो सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा नेक्स्ट पैरा नंबर 4 में थर्ड पार्ट, अगर आपने व्हेन अ टैक्सेबल पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन, व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी टैक्सेबल पर्सन बेटा, मतलब उसने अपना रजिस्ट्रेशन क्या कर दिया बेटा? कैंसिल। या तो उसने सरेंडर कर दिया या डिपार्टमेंट लाद देके बाहर भगा दिया बेटा, मतलब वो कैंसिल करे हमने अप्लाई किया जो भी हुआ है। क्लियर? तो ऐसे केस में जितने भी बिजनेस एसेट्स है ये मान लेंगे खुद ने खुद को सप्लाई की बेटा। क्लियर? अच्छा ये ध्यान रखना, मैं अब तो थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं, ये सप्लाई ऑफ गुड्स में आएगा बेटा, पर ये सप्लाई के स्कोप में आएगा कि नहीं आएगा ये डिपेंड करता है 7(1) में। अब परमानेंट ट्रांसफर क्या बेटा? एक तरह से खुद ने खुद को सप्लाई किया ना यार, एक तरह से यार, और खुद के रिलेटेड कहलाओगे बेटा हमेशा। तो ऐसे केस में ध्यान रखना बच्चों, आप हमेशा एक चीज ध्यान रखना, वही एसेट्स सप्लाई के स्कोप में आएंगे जिन एसेट के परचेज में आपने आईटीसी लिया था बेटा, वो उसमें आएंगे परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ द एसेट ऑफ द बिजनेस वेयर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। अब सोचिए ना यार, मैंने परचेज पे आईटीसी लिया ही नहीं, बिजनेस बंद कर रहा हूं या मैं अपना रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर रहा हूं, तो इन सब पे क्या मैं टैक्स पे कर दूंगा क्या यार? नहीं। तो जिन एसेट्स के परचेज पे आपने आईटीसी लिया होगा उन्हीं एसेट्स की बात यहाँ पे आएगी, यहाँ पे लिखा नहीं तो मैं आपको इंटरप्रिटेशन बता रहा हूं बेटा ये वाला। क्लियर? सर व्हेन अ पर्सन सीजेस टू बी अ टैक्सेबल पर्सन, तो ऐसे केस में सर सप्लाई ऑफ गुड्स माना जाएगा। ये मानेंगे सारे वो एसेट जिनके परचेज पे उसने आईटीसी लिया था वो सारे उसने खुद को सप्लाई कर दिए, पर इसके 2 एक्सेप्शन बेटा। अगर मेरा बिजनेस कंटिन्यू हो रहा है एज ए गोइंग कंसर्न बाय समबडी एल्स, तो सर गवर्नमेंट को क्या फर्क पड़ा यार? देखो मेरा बिजनेस आप कंटिन्यू कर रहे हो बेटा, तो ऐसे केस में मेरा रजिस्ट्रेशन नंबर हटके आपका लग गया बच्चों। क्लियर? या फिर मेरा बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं मेरे लीगल हायर्स एज ए गोइंग कंसर्न, तो ऐसे केस में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कोई सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। क्लियर मालिक? ठीक, ये था आपका पैरा नंबर 4। ये पैरा नंबर 4 के तीनों पॉइंट खत्म होते हैं। अब पैरा नंबर 5। पैरा नंबर 5 में देयर आर 6 ट्रांजेक्शन, सारे क्या सप्लाई ऑफ सर्विस है। क्या है बेटा? ये सर्विस टैक्स में डिक्लेयर्ड सर्विसेज थी, वहां से उठा के लेके आए हैं, सेक्शन नंबर 66E ऑफ द फाइनेंस एक्ट 1994 से। सर सुनना, फर्स्ट क्या? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, सुनो ध्यान से, बुक ओपन करूं क्या इधर? नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस। ये क्लास में हमने रेंट पे लिया है, क्या है ये? सप्लाई ऑफ सर्विस। अच्छा, इस बिल्डिंग के ऊपर आपको पता है टेलीकॉम टावर है बेटा, एयरटेल का। ये देखना एयरटेल का टावर बहुत जबरदस्त नेटवर्क आता है बेटा, पता है आपको बेटा? मेरे को भी नहीं पता सर। पॉइंट ये है कि सर अब क्या एयरटेल वाले यहाँ पे उनकी मर्जी हो तब टावर लगा के चले जाएंगे क्या? रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, भले उस प्रॉपर्टी पे उनको इफेक्टिव कंट्रोल ट्रांसफर, हम इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन हमने ट्रांसफर नहीं किया, छत पूरी किराए पे नहीं दी, टावर लगा जा, फिर हमको छत पे बैठना होगा बैठ जाएंगे बेटा। क्लियर? कई सारे सोसाइटीज में होता है बेटा, देखना
मतलब इफेक्टिव कंट्रोल पोजीशन प्रॉपर्टी का ट्रांसफर हो या ना हो। जैसे ये क्लासरूम हमने जो रेंट पे लिया है, इसका इफेक्टिव कंट्रोल और पोजीशन हमारे पास है। ऐसा नहीं कोई भी आके अंदर बैठ रहा है, हम जिसको अलाउ करेंगे वो आएगा। हाँ है ना, क्लियर सर। तो ऐसे केस में रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी के स्कोप में आता है, भले इफेक्टिव कंट्रोल या पोजीशन ट्रांसफर हो या ना हो, दोनों रेंटिंग में आएगा, और रेंटिंग में आएगा तो सप्लाई ऑफ सर्विस होगा बच्चों। ये क्लियर, डन। ये पैरा नंबर 5 का फर्स्ट पॉइंट हुआ, क्लोज में रहेगा। सेकंड, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज बेटा, दिल और दिमाग दोनों इधर बेटा। कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग और सिविल स्ट्रक्चर, comma, including a complex or building intended for sale to a buyer wholly or partly, except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation, whichever is earlier. सर शुरू में तो हम कॉन्फिडेंट थे, अच्छा लग रहा था, फिर ऐसा गया गया गया, फिर अर्लियर भी रुके हम जाके सर समझाता हूं तुम्हें बेटा, मस्त पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है, मजा आएगा सर आपको, और ऐसा दिल में उतरेगा सर, आपको बोलोगे मजा आएगा सर। सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग, कॉम्प्लेक्स, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ। एक काम करो, मैं बुक के अंदर आपको जो मार्किंग करो वो कर लो आप पहले। एक छोटा सा पॉइंट मार्क करना, कोई खास नहीं है। पेज नंबर समरी बुक का है 1616, समरी बुक, यस। कुछ नहीं, थोड़ा सा एक ब्रैकेट लगाना, कुछ नहीं करना है। ओके ओके ओके, बस बस कंट्रोल हुजैफा, पॉइंट है ये क्लोज में भी आप देख रहे हो बेटा, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर वाला बेटा। इसमें 2 मिनट मैं बताऊं फिर मार्किंग करना, क्योंकि वो वर्ड नहीं चुकना चाहिए। एक कोमा लगा रखा है बेटा, देयर ऑफ के बाद फर्स्ट सेकंड लाइन में देयर ऑफ और इंक्लूडिंग से पहले कोमा लगा रखा है। रुको 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 रुको, लगा रखा है कोमा बेटा, ठीक है। इस कोमा का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा, उसकी वजह से जहां से शुरू हो रहा है और कोमा तक, इसको लिख दो पार्ट 1। मतलब ब्रैकेट लगा तो ऐसा मत लगाना कि कोमा ही हट जाए बेटा वहां से, उस कोमा का इतना बड़ा इंपॉर्टेंस है बेटा। ठीक है, अब इंक्लूडिंग से लेकर विच एवर इज अर्लियर, जो लास्ट लाइन है इस पैराग्राफ का, वहां लिख दीजिए पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब है तो एक ही प्रोविजन, पर इसके मैंने 2 टुकड़े कर दिए। मैंने नहीं किए एक्चुअली, लोमा करने किए कोमा लगा के। अभी इसका इफेक्ट समझ में आ जाएगा, थोड़ी देर रुकिए अभी आप मार्किंग कर दिया आपने बेटा, पार्ट 1 पार्ट 2 डन, और ये पार्ट 1 पार्ट 2 कोमा की वजह से हुए बेटा। ठीक है, चलिए सर अब मैं पढ़ाता हूं आपको, अभी ध्यान मेरी तरफ बच्चों, अब ध्यान मेरी तरफ पूरा। अभी बुक में क्या लिखा छोड़ो सर, ठीक है। और जो लैंग्वेज में बोली ना अभी सर, जिस स्पीड से बोली है 15 मिनट लगेंगे, उसके बाद आप खुद बोलेंगे सर, और उसी स्पीड से बोलेंगे, और मैं याद नहीं कराऊंगा। ठीक है, ठीक है सर, मेरा वादा है आपसे सर। चलिए सर, सर क्या नाम सर? हाँ नहीं सर, हाँ साहिल। मान लो साहिल भाई की एक लैंड है बेंड्रा में सर। सर साहिल भाई ने मेरे को बोला कि मंगल बिल्डिंग बना। मैंने कहा ओके बना देंगे सर। इसने बोला मंगल इस बिल्डिंग में जो भी मटेरियल लगेगा, सीमेंट स्टील आयरन जो भी लगेगा, वो लिस्ट बना के मेरे को दे देना, साहिल ले आएंगे, मैं बिल्डिंग बना दूंगा साहब। तो मेरा काम क्या है? बिल्डिंग बनाने का सर। क्लियर? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग या कॉम्प्लेक्स या सिविल स्ट्रक्चर या उसका कोई पार्ट में बना रहा हूं बेटा। क्लियर? समझे? तो मैंने इससे मान लो रुपीज 10 CR चार्ज की। कितने चार्ज किया बच्चा? 10 CR साहिल टावर के लिए। क्लियर? बताओ वो क्या है? सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विस है? कोई डाउट? कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ। पार्ट नंबर 1 खत्म। पार्ट नंबर 1 खत्म।
क्लियर? चलिए सर, अब पार्ट नंबर 2 पे आ जाते हैं। मैंने 2 पार्ट करा ना, पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 इतना ही था बेटा। पार्ट 2 मैं एक बार बोल रहा हूं, आप केवल मस्त होकर सुनना, फिर मैं समझाऊंगा सर। इंक्लूडिंग ए कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर wholly or partly except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier। समझना ध्यान से, ये भी सप्लाई ऑफ सर्विस है बेटा। अब सर मान लो सर मैं कौन हूं? बिल्डर। मान लो मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं सर, नाम क्या है? मंगल टावर्स। सर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूं, नाम क्या है? मंगल टावर्स। अंधेरी बन रही है सर यहां पे, क्लियर? सर 100 फ्लोर है, 100 फ्लैट है सर, हर फ्लोर पे एक फ्लैट, मान लो ना सर। अब सर वो जो बिल्डिंग बन रही है, वो जो फ्लैट बन रहे हैं सर, वो किसके लिए बन रहे हैं? सेल के लिए बन रहे हैं ना यार। मैं 100 फ्लैट का मैं क्या करूंगा सर? कृष्ण भगवान तो अपन है नहीं बेटा। सर पॉइंट आता है 2000 इंटेंडेड फॉर सेल। अब सर आप देखना, जैसे ही प्रोजेक्ट उसका अप्रूव होता है बिल्डर का, मुंबई की बात करें तो बीएमसी से, अदर सिटीज में यूआईटी है जो भी अथॉरिटी, लोकल अथॉरिटी, जैसे ही प्लान अप्रूव होता है, बिल्डिंग बना चालू भी नहीं हुआ और फ्लैट बुकिंग चालू हुई थी बच्चा, हाँ ना मालिक? तो सर मान लो एक फ्लैट बुक करा है आलिया भट्ट ने, एक कैटरीना कैफ ने, एक नोरा फतेह अली खान सर, और एक और दीपिका पादुकोण बेटा। सर इनके लिए फ्लैट बुक कराया सर। फ्लैट नंबर 420 आलिया भट्ट के लिए, फ्लैट नंबर 1 जैकलिन के लिए, बिल्डिंग में आते ही मजा आ जाए बेटा। सर फ्लैट नंबर और कौन सा चलेगा तुमको? नोरा के लिए कौन सा? 920 नहीं, कौन सा? 720। सर फ्लैट नंबर 720 नोरा के लिए। ओके ठीक है, अच्छा लग रहा है तेरे को अभी? सर अब सर फ्लैट बुक किए, अब समझना ध्यान से बात को। मैंने जो फ्लैट बुक किए, मान लो आप बिल्डिंग देखने आए, आपको फ्लैट परचेज करना है। जब आप फ्लैट परचेज करने आएंगे तो मैं क्या बोलूंगा? देखो ये फ्लैट मैं बना रहा हूं किसके लिए? आलिया भट्ट के लिए। ये फ्लैट बन रहा है जैकलिन के लिए, ये कैटरीना कैफ के लिए, हाँ ना, ये नोरा फतेह अली खान के लिए है। यस या नो? तो फ्लैट कौन बना रहा है बेटा? कौन बना रहा है बेटा? मंगल। किसके लिए? आलिया के लिए। तो आई एम कंस्ट्रक्टिंग ए फ्लैट फॉर आलिया भट्ट, सो आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू आलिया भट्ट। पर चक्कर क्या पड़ा है इसमें सर? इसमें तकलीफ क्या है कि आप देखना, जब आप फ्लैट बुक कराते हो तो सेल एग्रीमेंट बनता है, और जब रजिस्ट्री होती है, जब फ्लैट का पोजीशन मिलता है आपको, जब सारा पेमेंट हो जाता है आपकी तरफ से, बिल्डिंग प्रोजेक्ट कंप्लीट, तब सेल डीड एग्जीक्यूट होता है। तब सेल डीड एग्जीक्यूट होता है। देखना एक बार मंगेश भैया, संतोष भैया, जब आप फ्लैट की बुकिंग कराते हो तो क्या होता है बेटा? सेल एग्रीमेंट। और जब सेल हो जाता है, जब एक्चुअली रजिस्ट्री होती है लास्ट में, सारा फाइनल पेमेंट होने के बाद, बिल्डिंग कंप्लीट, जब पोजीशन मिलता है, तब सेल्ड डीड एग्जीक्यूट होता है साहब। जब आप फ्लैट देखने आए तो मैंने क्या बोला? ये फ्लैट मैं बना रहा हूं किसके लिए? आलिया भट्ट के लिए। तो मैंने एग्री किया था आलिया से कि मैं फ्लैट बनाऊंगा तेरे लिए, पर जब तक सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं होता तब तक मालिक कौन है? मंगल। जो 100 फ्लैट बन रहे, 100 फ्लैट का मालिक कौन? मंगल। मैंने भले ही 100 में से 75 फ्लैट बुक कर दिए बेटा, आउट ऑफ 100 75 फ्लैट बुक हो गए, फिर भी बुक हुए। उन 75 लोगों से मैंने एग्री किया है, सेल नहीं किया। क्लियर? और जब तक मैं सेल नहीं करता उस बिल्डिंग को, तब तक बिल्डिंग का मालिक कौन? मंगल। और बिल्डिंग का मालिक अगर मंगल, तो खुद ही बिल्डिंग बना रहा है, खुद के लिए बना रहा है एक तरह से, और खुद के लिए अगर बिल्डिंग बना रहा है तो कहाँ का सप्लाई ऑफ सर्विस? देयर इज नो सप्लाई ऑफ सर्विस। ये कहते हुए 2010 तक, 2010 तक कोई सर्विस टैक्स पे नहीं करता था इस पे।
पर प्रैक्टिकली आप बताइए मुझे, अगर मैंने फ्लैट बुक कर दिया है, ठीक है सर वो लीगल वर्ड में अटका दिया गवर्नमेंट को लोगों ने, पर सर प्रैक्टिकली आप बात करो, जो 75 फ्लैट बुक हो गए, जो फ्लैट नंबर 420 बुक हुआ आलिया भट्ट के लिए, वो फ्लैट मैं बना रहा हूं उसके लिए ना यार। क्लियर? तो इट शुड बी सप्लाई ऑफ सर्विस। इसलिए गवर्नमेंट ने यहां पर पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी उसका पार्ट नंबर 2 इंसर्ट करके बोला क्या, बिल्कुल साहब वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएंगे और उस पर जीएसटी लगेगा सर। दो आर इंटेंट फॉर सेल, पर केवल इंटेंशन मतलब नहीं होता बेटा, बुकिंग भी होना चाहिए सर। हाँ है ना मालिक? क्लियर? तो सर क्या प्रोविजन है आप देखना ध्यान से, समझना ध्यान से। सर मान लो 100 फ्लैट्स बन रहे सर अपनी बिल्डिंग में मंगल टावर में, ₹1 crore ईच इज द वैल्यू। वैसे फ्लैट की फ्लोर वाइज लोकेशन वाइज वैल्यू अलग अलग होती है बेटा, पर मान लो हर फ्लैट का वैल्यू कितना बचा, 1 करोड़ रुपया। अब मैंने फ्लैट जो बुक किया है, आउट ऑफ 100 फ्लैट्स जब बिल्डिंग कंप्लीट हुई, प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ, उससे पहले ही 75 फ्लैट्स बुक हो गए एंड 25 फ्लैट्स नॉट बुक्ड। क्लियर? सर बाद में सेल हुए होंगे पर अब तक तो बुक नहीं हुए, जब बिल्डिंग कंप्लीट हुई तब बचा। हाँ है ना भाई? अच्छा सर बुक कैसे होगा बेटा? एडवांस पेमेंट पे होगा सर। ऐसा तो नहीं ना वो फोन कर रहा है बिल्डर को कि ये वाला फ्लैट नंबर मेरे लिए बुक करना, फोन पे हम बेटा क्लास की सीट बुक नहीं करते, फ्लैट तो बहुत दूर की बात है है ना सर? तो कुछ एडवांस कंसिडरेशन लिया होगा सर हमने। मान लो हर एक फ्लैट 1 करोड़ का है, पर हमारी पॉलिसी है कि आप हमको 1 लाख रुपए दीजिए। कितना दीजिए बेटा? 1 लाख तो अपना फ्लैट बुक कराओ, बाकी पैसा जिस दिन मैं बिल्डिंग के चाबी दूं आपको, फ्लैट का चाबी दूं, तब मुझे पैसा देना, पैसा नहीं चाहिए मेरे को। हाँ है ना? तो सर ₹1 लाख ईच रिसीव्ड बिफोर कंप्लीशन ऑफ बिल्डिंग बेटा। अच्छा बिल्डिंग कंप्लीट कब मानी जाती है फॉर द पर्पस ऑफ जीएसटी? जब कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट देते, जैसे मुंबई के अंदर तो ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ओसी है ना, ओसी बोलते हैं ना सर हम, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट। ऐसे इसको जनरल नाम दिया हुआ है इसका, कंप्लीशन सर्टिफिकेट। क्या बोलते हैं इसको हम? कंप्लीशन सर्टिफिकेट। तो उस दिन मानते हैं बिल्डिंग क्या होगी बेटा? कंप्लीट। तो ₹1 लाख ईच रिसीव्ड बिफोर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाँ है ना? और इधर नो कंसिडरेशन रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, कोई कंसिडरेशन रिसीव नहीं हुआ। हाँ है ना भाई? अच्छा इधर 1 लाख रुपए रिसीव हुआ बच्चों। अरे यस या नो? इसका मतलब 75 फ्लैट क्या हो गया बेटा? किसी और के लिए बना रहा हूं मैं चाहे। अब 75 फ्लैट्स अगर मैं किसी और के लिए बना रहा हूं, मतलब सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ गए। सप्लाई ऑफ सर्विस शेड्यूल 2 पैरा 5 क्लोज बी उसका पार्ट 2। पार्ट 2 मतलब जो मैंने लिखा है आपको पार्ट 2 बेटा, वो वाला। हाँ ना सर? वहां कवर हो गए और इस पे जीएसटी लगेगा। यस या नो? अरे कितने फ्लैट पे जीएसटी लगेगा सर? आउट ऑफ 100 कितने फ्लैट पे जीएसटी लगेगा? दिल थाम के देखना, जल्दी नहीं है। जीएसटी विल बी लेविड ऑन ₹70 75 75 जीएसटी विल बी लेविड ऑन ₹75 करोड़। ओ भाई आलिया भट्ट के लिए जो मैंने 1 लाख रुपए लिया ना बेटा, उसकी बालकनी बुक नहीं करी है, पूरा फ्लैट बुक किया है। तो पूरा फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ रहा है, पूरा फ्लैट सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ रहा है, इसलिए पूरे फ्लैट की वैल्यू पे जीएसटी लगेगा। हाँ मैंने आपको ये नहीं बोला कि आज टैक्स पे करना, टैक्स तो जैसे जैसे पैसा आएगा एज पर टाइम ऑफ सप्लाई वैसे वैसे टैक्स पे करना है बेटा। जैसे अभी 1 लाख आया तो 1 लाख पे अभी टैक्स पे करना, 99 लाख रुपए जब बाद में आएंगे तब उस पे टैक्स पे करना। हाँ है ना भाई? सर जीएसटी विल बी लेविड ऑन एंटायर ₹75 करोड़ which will be
payable to the government as per section number 13 subsection 2, that is time of supply. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको आज टैक्स पे कर दो, टैक्स लगेगा पूरे 75 करोड़ पे बेटा, पर पे पूरे पे करना पड़ेगा। हाँ, क्योंकि वो पूरा पूरा फ्लैट सप्लाई सर्विस के स्कोप में आ गया 1 लाख रुपए एडवांस देने की वजह से। यस या नो सर? ओके सर, इधर नो कंसिडरेशन रिसीव्ड टिल ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, तो देयर इज नो सप्लाई, है ना। बट if subsequently these flats are sold, बाद में अगर सेल किया तो these are sale of immovable property, it is neither supply of goods neither supply of goods nor supply of service as per schedule 3 पैरा नंबर 5। क्लियर सर? इस पे कोई जीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि जीएसटी में गुड्स और सर्विसेज पे टैक्स मर्ज हुए हैं। सर सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जो स्टैम्प ड्यूटी लगती है बेटा वो मर्ज नहीं हुई है, सर उस पे जीएसटी नहीं लगता। सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी पे जीएसटी नहीं लगता। हाँ, 75 फ्लैट सिंस पहले ही बुक हो गए थे, तो 2000 अंडर कंस्ट्रक्शन सर्विस वो किसी और के लिए बन रहे थे। 25 फ्लैट मेरे लिए बन रहे हैं। कौन बना रहा है? मैं ही बना रहा हूं। सर बाद में क्या क्या बना के, बाद में फ्लैट बेचा है। फ्लैट बेचा मतलब इमूवेबल प्रॉपर्टी बेची है, दैट इज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विस, उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। हाँ है ना मालिक? आवाज नहीं आ रही? ओए, मतलब वो ट्रिगर पॉइंट क्या है जिससे डिसाइड होगा कि इन फ्लैट पे टैक्स लगेगा और उस पर नहीं लगेगा? ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हाँ है ना? अब सुनना बच्चों ध्यान से, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन होगा? तो यहां डिफाइन किया क्या? इट डिपेंड्स ऑन योर लोकल और म्युनिसिपल लॉ। मुंबई के लिए जैसे बीएमसी में लॉज बना रखे सर, और यहां बोला हुआ है क्या? बीएमसी ही क्या देगा बेटा? ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट ओसी देगा बेटा, कंप्लीशन सर्टिफिकेट देगा बेटा। तो बीएमसी ही क्या कहलाएगा बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। सुनना, इट डिपेंड्स ऑन योर लोकल और म्युनिसिपल लॉज। अगर लोकल या म्युनिसिपल लॉज में ये डिफाइन कर दिया कि ये गवर्नमेंट अथॉरिटी का आपको कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिएगा, तो वो अथॉरिटी ही क्या कहलाएगी बेटा? कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी। पर अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉज में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो ऐसे केस में सर इन तीन में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लेके आए ना, हम मान लेंगे कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट आ गया है। अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉज में रिक्वायरमेंट नहीं है तो इन तीन में से एक का सर्टिफिकेट चलेगा। ये तीन में से एक, तीन कौन बेटा? रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट अंडर आर्किटेक्ट्स एक्ट, लाइसेंस सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, चार्टर्ड इंजीनियर, अकाउंटेंट से ना हो पाएगा सर, चार्टर्ड इंजीनियर। हाँ है ना भाई? तो सर रजिस्टर्ड आर्किटेक्ट, चार्टर्ड इंजीनियर और लाइसेंस सर्वेयर ऑफ दैट पर्टिकुलर एरिया, इन तीनों में से किसी भी एक का सर्टिफिकेट लाओगे तो मान लेंगे कि वो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का सर्टिफिकेट है। पर सुनो, इनका सर्टिफिकेट भी वैलिड नहीं होगा अगर आपके लोकल या म्युनिसिपल लॉ में ये डिफाइन किया हुआ कि दिस इज द अथॉरिटी जिससे आपको सर्टिफिकेट लेके आना पड़ेगा, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी ही कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कहलाएगी बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का? डन। अब सर मान लो, अब सर बीएमसी या लोकल अथॉरिटी या वो ऑफिसर, वो अथॉरिटी जिससे कंप्लीशन सर्टिफिकेट चाहिए, वो नहीं दे रहा सर। बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट, ऑल एस्पेक्ट में बिल्डिंग क्या है? कंप्लीट है, पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। तो अब मान लो कोई फ्लैट बुक हुआ, फ्लैट सेल हुआ एक तरह से बेटा, तो क्या होगा? जीएसटी लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ट्रिगर पॉइंट क्या है? कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं है, लगाओ जीएसटी साहब। इसलिए
इसलिए जीएसटी जब नया नया आया तब यहां पे प्रोविजन में एक ऑप्शन और दिया एसएससी को कि अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लीशन नहीं दे रही है पर उस बिल्डिंग में फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया, क्या हो गया बेटा? तो हम ये मान लेंगे कि बिल्डिंग कंप्लीट होगी इन इट्स ऑल रेस्पेक्ट और उसके बाद जो फ्लैट बिकेंगे उस पर कोई जीएसटी नहीं लगेगा। क्या बोला सर? इधर ग्रांट ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर इज अर्लियर। मान लो कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं आया पर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया तो ट्रिगर पॉइंट ये हो गया और उसके बाद जो फ्लैट सेल होंगे उसमें जीएसटी नहीं लगेगा। देश कौन सा बेटा अपना? इंडिया, हिंदुस्तान, भारत। यहां जो लोग हैं ना बेटा इतने शानदार है, मैं तो कह रहा हूं आपके तो यहां बैठे बैठे आइडिया आ गया बेटा दिमाग में। ये देखो बेटा, तो बिल्डर का तो आइडिया ही गया होगा बेटा। आइडिया क्या है साहब? बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन है सर। मतलब आप खुरापाती दिमाग देखो बेटा लोगों के। बिल्डिंग कंप्लीट नहीं हुई सर अभी तक, किसी एक पर्सन को बोल दो तू ऑक्यूपाई कर ले, तेरा लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस सब हम करा देंगे सब, पूरा रोबोट बना के भेज दो सर उसके अंदर। उसने अगर फर्स्ट ऑक्यूपाई कर दिया तो सर बाहर एडवर्टाइजमेंट लगा देना बिल्डिंग के बाहर कि हमारी बिल्डिंग जीएसटी फ्री है। क्या ऐसा हो सकता है? लॉ कैनॉट बी रेड यूजिंग द डिक्शनरी, लॉ हैज टू बी रेड फॉर द पर्पस इट इज मेड, है ना। कंस्ट्रक्टिव आपको इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा हमेशा। हम कभी भी डिक्शनरी मीनिंग से आप डिफाइन नहीं कर सकते लोगों को। तो मेरा ओपिनियन नहीं कहता है इस केस में, और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन विच एवर का मीनिंग ये रहना चाहिए, मेरा ओपिनियन पर्सनल सर, कि अगर बिल्डिंग इज कंप्लीट इन इट्स ऑल एस्पेक्ट्स, सर नल का कनेक्शन हो गया है, लाइट कनेक्शन हो गया है, सीवरेज चालू हो गया है, समझा मेरी बात सर, प्लस बिल्डिंग इज कंप्लीट इन ऑल एस्पेक्ट्स, तो ऐसे केस में अब अगर कंप्लीशन सर्टिफिकेट नहीं भी है पर अगर फर्स्ट ऑक्यूपेशन हो गया तो ऐसे केस में उसके बाद वाले फ्लैट जो सेल होंगे उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा, वैसे कई सारे लोकल और म्युनिसिपल लॉज ऐसे भी है, जब तक सीसी ओसी नहीं आ जाए तब तक कोई ऑक्यूपाई कर ही नहीं सकता है, वो एक अलग एस्पेक्ट है, वो दूसरा कानून है बेटा, पर जीएसटी कानून में ये लिखा है सर। क्लियर मालिक? पक्का? हाँ है ना सर? यस प्लीज सर। हाँ ठीक है सर। अब सर इसके दिमाग में आइडिया है, ठीक है सर मैं तो फ्लैट बुक कराऊंगा ही नहीं सर, मैं तो फ्लैट बाद में लूंगा सब, क्यों? उस पर जीएसटी नहीं लगेगा सर मेरे पर, रेट बढ़ जाएगी, हो सकता है 24 का फ्लैट निकल जाए बेटा। तो अब ये आपका बिजनेस डिसीजन, आपको क्या करना है बच्चों। क्लियर? हो सकता है प्रॉपर्टी रेट कम भी हो गई सर, वो तो किस्मत की बात है सर, है ना। तो वो इट डिपेंड्स ऑन योर चॉइस, अब क्या करना है। ठीक है सर, पर प्रैक्टिकली बात करें तो अंडर कंस्ट्रक्शन फ्लैट की रेट थोड़ी कम होती है, बाद में रेट बढ़ जाती है सर, बाद में चॉइस के फ्लैट नहीं मिलते अपने को, वो सब ठीक है सर। ठीक है, बाकी आपका अरेंजमेंट सेटिंग होनी चाहिए बिल्डर से सर। क्लियर? सब हो जाता है काम। हाँ बेटा, ये है ना कि कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से मान लो सर्टिफिकेट नहीं आ रहा किसी कारण से, तो एक बिल्डर को थोड़ा सा आश्वासन देने के लिए ठीक है कोई बात नहीं, वैसे प्रैक्टिकली काम का नहीं है, मैं बता रहा हूं आपको। प्रैक्टिकली लोकल लॉज में ऐसा लिखा है जब तक ओसी नहीं आएगा तब तक आप किसी को रख नहीं सकते अंदर सर, ठीक है ना। पर ठीक है, जीएसटी वालों ने थोड़ा सा कन्वीनियंट एक इजी रूट दिया है बिल्डर्स को, थोड़ा अपना दिल सॉफ्ट रखा उनके लिए। ठीक है सर, यहां तक क्लियर बच्चों? हाँ जी हाँ, अरे हाँ है ना भाई। अच्छा, 75 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा, 75 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा, 25 फ्लैट पे जीएसटी पक्का 100%? ठीक है सर। सर सर तो मैं ऐसे बोल दूं क्या यार कि पूरे के पूरे 100 के 100 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट 25 फ्लैट्स? एक ही बात है ना रे, 100 फ्लैट पे जीएसटी, पूरी बिल्डिंग पे जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट, एक ही बात है ना यार। 100 फ्लैट पे जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट, या पूरी बिल्डिंग पे जीएसटी लगेगा, सारे फ्लैट पे जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट वो फ्लैट जिसका पूरा पूरा कंसिडरेशन ही बाद में रिसीव हुआ। ओ कैमरा हिल रहा है मैडम, ठीक है ओके चलेगा सर। ऐसा बोल सकते हैं कि हम कि पूरी बिल्डिंग में जितने भी फ्लैट्स है, अच्छा मैंने एग्जांपल फ्लैट का लिया है, दिस कैन बी ऑफिसेज आल्सो बेटा, कमर्शियल मॉल भी तो हो सकता है ना यार सर। तो मैं फ्लैट बोल रहा हूं, चलेगा ना सर आपको? पूरी पूरी बिल्डिंग में जीएसटी लगेगा एक्सेप्ट 25 फ्लैट्स, एक्सेप्ट वो फ्लैट जिनके रेस्पेक्ट में 1 रुपया भी पहले रिसीव नहीं हुआ बेटा, वेयर द एंटायर कंसिडरेशन, क्या बोला सर, इज रिसीव्ड आफ्टर इशुएंस ऑफ
completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier. अगर 1 रुपया भी पहले रिसीव हो गया ना बेटा, मतलब वो फ्लैट बुक हो गया बच्चे, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आ जाएगा बच्चों. हाँ है ना भाई? अरे यस नो पक्का सर? तो मैं लैंग्वेज बोल रहा हूं, ध्यान देना बेटा. खत्म हो गया प्रोविजन सर. सर पार्ट 1 पता है क्या था बेटा? साहिल टावर्स, साहिल ना, साहिल टावर याद है बेटा? ये तो पूरा सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा ही आएगा. बिल्डिंग में किसी और के लिए बना रहा हूं यार. कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ, ये तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा ही आएगा सर. सर इंक्लूडिंग, कोई केबल हिला है क्या भैया? पीछे वाला ये प्रोजेक्टर बंद हो गया है. ओके ओके ओके. सो फाइनली वापस सुना ध्यान से. तो सर बात कर रहा था मैं साहिल टावर्स. सुना बात को ध्यान से. हम बात कर रहे हैं साहिल टावर जो मैंने बनाया था सर, तो दैट इज अ कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ. तो यहां पे तो सर आप मुझे पेमेंट दो या मत दो, ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आए या ना आए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा सर. या तो मैं आपके लिए ही बिल्डिंग बना रहा हूं, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर? क्योंकि मैं पूरा ही बिल्डिंग आपके लिए बना रहा हूं सर, तो दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. पर जब मैं मंगल टावर की बात कर रहा था, वहां पे आउट ऑफ 100 फ्लैट्स बुक कितने हुए मालिक? 75. क्लियर? रिमेनिंग 25 कौन बना रहा है सर? मैं. किसके लिए बना रहा है सर? खुद के लिए. फर्स्ट वाले केस में पूरी बिल्डिंग ही साहिल की बन रही थी सर, इसलिए वहां पे ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट से पहले पेमेंट आए ना आए, मैं तो कह रहा हूं इसने मुझे पेमेंट दिया ही नहीं, पूरा बेडअप कर दिया, उससे भी कोई कंसर्न नहीं है, पूरा ही सप्लाई ऑफ सर्विस होगा बेटा. हाँ है ना भाई? पर रिमेनिंग जो 100 टावर्स है, 100 फ्लैट है सर, मंगल टावर की बात करूं मैं अगर, तो उसमें जितना फ्लैट बुक हुआ है बिफोर ग्रांट ऑफ completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is earlier, वो supply of service के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा बच्चों. हाँ है ना भाई? क्लियर? तो लैंग्वेज बोल रहा हूं पूरी बेटा, ध्यान देना. सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और पार्ट देयर ऑफ साहिल टावर कोमा. क्लियर? इंक्लूडिंग मंगल टावर, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग इंटेंडेड फॉर सेल टू अ बायर होली और पार्टली एक्सेप्ट वेयर दी एंटायर कंसिडरेशन. पूरा मंगल टावर सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा एक्सेप्ट 25 फ्लैट, एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड. एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर. तो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा और उस पर जीएसटी लग जाएगा. हाँ है ना भाई? क्लियर? और रिमेनिंग 25 फ्लैट जो हमारे इस एग्जांपल में थे, वो क्या होंगे सर? वो सप्लाई के स्कोप में ही नहीं आएंगे, क्योंकि अगर वो बाद में सेल होते थे, वो सेल नहीं हुआ, सप्लाई है ही नहीं. बाद में अगर सेल हुआ तो सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उस पर जीएसटी लगता नहीं बच्चों. क्लियर? पक्का? डन. तो ये हो गया क्या? पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी. क्लियर? पूरा समझ में आया मालिक आपको? 100% डन. अच्छा, वो कोमा का इंपोर्टेंस ज्यादा है, इंक्लूडिंग उसका इंपोर्टेंस थोड़ा सा हिंट देता बेटा, मैं वो डेप्थ में नहीं जाता उसके में भी. सर आप देखना, कभी भी हम जब इंग्लिश की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, तो जब कोई लाइन कंटिन्यू होती है उससे पहले कोमा, इंक्लूडिंग से पहले कोमा नहीं आता है सर. इंक्लूडिंग से पहले कोमा नॉर्मली नहीं आता है ग्रामर के अंदर, पर यहां पर इंक्लूडिंग से पहले कोमा है, तो लॉ मेकर से मिस्टेक नहीं हुई है. क्लियर? यहां पे वो इंटेंशनली डाला हुआ है कोमा, और इंटेंशनली कोमा डालने का मतलब क्या है साहब? लॉ मेकर्स वांट टू मेक अ ब्रेक इन द सेंटेंस. हाँ है ना? और वो जो ब्रेक डाला है, उस ब्रेक की वजह से सेंटेंस खत्म नहीं हुआ है, पर एक ब्रेक लग गया बीच में, एक पॉज आ गया बीच में. इसका मतलब ये हो गया कि इंक्लूडिंग के बाद जो लिखा है, अगर उस वाले पार्ट 2 में अगर कोई कंडीशन लगाई हुई है, तो वो कंडीशन पार्ट नंबर 1 पे अप्लाई नहीं होगी, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में कंडीशन है एक्सेप्ट वेयर द एंटायर कंसिडरेशन इज रिसीव्ड आफ्टर इश्यूएंस ऑफ कंप्लीशन सर्टिफिकेट बाय द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी और इट्स फर्स्ट ऑक्यूपेशन व्हिचएवर इज अर्लियर. वो यहाँ पर पार्ट 1 पे अप्लाई नहीं हो रही है. पार्ट 1 पे तो पूरा बिल्डिंग बनने के बाद इसने मुझे पैसा दिया, कोई कंसर्न नहीं, वो सप्लाई ऑफ सर्विस के स्कोप में आएगा ही आएगा बेटा. हाँ है ना भाई? क्लियर? पक्का? डन. तो सर एक बार हम सब लोग पूरा सेंटेंस वापस बोल दे क्या बेटा? पूरा क्लोज वापस बोल दे क्या? अब आप बोल सकते हो, देखना सर. सर कंस्ट्रक्शन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग, सिविल स्ट्रक्चर और अ पार्ट देयर ऑफ, कोमा, इंक्लूडिंग अ कॉम्प्लेक्स और बिल्डिंग
intended for sale to buyer wholly या partly except where the entire consideration is received after issuance of completion certificate by the competent authority or its first occupation whichever is. याद है ना सर, याद करना तो नहीं पड़ाना सर, पक्का 100% डन. ये पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी खत्म होता है. अब आई होप शिद्दत के साथ समझ में आया कि पॉइंट क्या था सर. अच्छा मैंने एग्जांपल भले ही फ्लैट का लिया हो पर जरूरी नहीं फ्लैट के बारे में बात करूंगा आपसे बेटा. क्लियर. दिस में भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, उसमें शॉप भी हो सकती है सर, शोरूम्स भी हो सकते हैं सर. हाँ ना भाई, क्लियर डन. और पूरी बिल्डिंग में आपके लिए बना रहा हूं, बात ही खत्म हो जाएगी सर. क्लियर पक्का डन. ओके सर ये था क्या पैरा नंबर 5 क्लोज नंबर बी. आइए सर अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते सर. सर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आईपीआर, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, ये मैंने टेम्पररी ट्रांसफर किया या परमिटिंग द यूज किया तो सर आप मेरे को जो रॉयल्टी पे कर रहे हो उस रॉयल्टी पे क्या लगेगा, जीएसटी लगेगा. दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर सर. नेक्स्ट है क्या, सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी. सॉफ्टवेयर मैंने आपके लिए बनाया, एंड यूजर बेस्ड लाइसेंस बेस्ड सॉफ्टवेयर बनाया मैंने. रेडीमेड सॉफ्टवेयर की बात नहीं कर रहा हूं, कस्टमाइज सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूं आपसे. रेडीमेड सॉफ्टवेयर अगर आपने खरीदा, जैसे टैली हो गया बेटा, ऑरेकल हो गया, इस तरह की कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप, जैसे एप्लीकेशन होती है ना, मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हो सर, अगर पेड एप्लीकेशन है वो सब क्या है सर, अगर वो प्री पैकेज सॉफ्टवेयर है तो दोज आर गुड्स. पर सर कस्टमाइज सॉफ्टवेयर बनाया आपने, आपके लिए कोई सॉफ्टवेयर बनाया, आपके लिए डिजाइन किया, इंप्लीमेंट किया, एनहांस किया, अपग्रेड किया, ये सब क्या है, सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर सर. फिर आता है क्या, कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे हैं, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स, एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. एग्जांपल नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स. जैसे मान लो अंधेरी में मेरा कुरियर का बिजनेस है, कुरियर का मेरा बिजनेस है अंधेरी में, मुझे पता है कि सर आकर्ष बोरीवली में कुरियर का बिजनेस करते हैं, मुझे पता है आकर्ष इतना स्मार्ट है, अगर ये अंधेरी में आ गया तो अपना बिजनेस खत्म. मैंने इसको बोला अंधेरी में बिजनेस मत करना, इसने बोला क्यों नहीं करूंगा, मैं तो करूंगा साहब. मैंने इसको बोला साल के 10 लाख रुपए दूंगा, इसने बोला डन. कुछ नहीं करने के पैसे मिल रहे, दैट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. एग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, टू टॉलरेट एन एक्ट और अ सिचुएशन और टू डू एन एक्ट इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस. अच्छा चैप्टर नंबर 9 के एंड में हम एक सर्कुलर पढ़ेंगे जहां पे तुम्हें बताऊंगा मैं लिक्विडेटेड डैमेजेस होता है सर. अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, आपने ढंग से परफॉर्म नहीं किया तो फाइन पेनल्टी के फॉर्म में लिक्विडेटेड डैमेजेस चार्ज होते हैं. वो सप्लाई ही नहीं है, वो कंसिडरेशन नहीं माना जाता है, वो पेनल्टी का फॉर्म होता है बेटा. क्लियर. वो सप्लाई ही नहीं है, वो यहाँ पे फिट नहीं होगा, उस पर जीएसटी नहीं लगेगा. ये सर्कुलर हम पढ़ेंगे बाद में चैप्टर नंबर 9 के बाद, क्योंकि थोड़ा माइंड मैच्योर होने दो, उसके बाद बताऊंगा मैं आपको. क्लियर पक्का डन. तो अभी के लिए बेस्ट एग्जाम्पल क्या बेटा, नॉन कॉम्पीट एग्रीमेंट्स इज सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर मालिक. ठीक सर. सर अगला पॉइंट है क्या, कोई गुड्स मैंने रेंट पे दिया है, राइट टू यूज ट्रांसफर किया है, फाइनेंस लीज लिया है, ऑपरेटिंग लीज याद है क्या बच्चों, आपको पढ़ा चुका मैं ऑलरेडी मर्ज करके, सप्लाई ऑफ सर्विस. क्लियर पक्का डन. ये पैरा नंबर 5 के 6 क्लोजेस थे, खत्म होते हैं. अब इसमें जो मेन कॉन्सेप्ट था वो था किसके रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन वाला, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यू आता है. शायद समझ में आ गया बच्चा आपको. अरे क्लियर पक्का डन. सर पैरा नंबर 6 पैरा नंबर 6 में 2 पैराज है बेटा, 2 क्लोजेस है. एक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, सेकंड है रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज. पहले वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की बात बात करूं क्या सर मैं आपसे. ओके वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट दिल थाम के देखना. अगेन इट्स अ वेरी गुड पॉइंट. बहुत सारे स्टूडेंट्स को इसमें भी दिक्कत आती है. अगले 5 मिनट के बाद जिंदगी में कोई दिक्कत नहीं आएगी, मेरी गारंटी सर. वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्या नाम सर, साहिल टावर्स, याद आया क्या सर, साहिल टावर. सर इनकी एक लैंड है बेंड्रा में, वहां मैं बिल्डिंग बना रहा हूं. सर इसने मुझे बोला मंगल ये मेरी लैंड है, यहां बिल्डिंग बना रही है, पैसा बोलो. और इसने बोला मंगल मटेरियल भी तेरा, लेबर भी तेरा, मेरे को बिल्डिंग चाहिए. क्लियर. ये क्वालिटी की बिल्डिंग चाहिए, ये मटेरियल होना चाहिए, इतना होना चाहिए, ये स्पेसिफिकेशन है, ऐसा है वैसा है सब. इसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दिया, जहां पे केवल लैंड इसकी है, मटेरियल भी मेरे को लेके आना है, बिल्डिंग भी मेरे को बनानी है. इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. जो सीमेंट लगेगा, ब्रिक्स लगेगी, आयरन लगेगा, स्टील लगेगा, जो लगेगा सब मुझे लेके आना है.
कंस्ट्रक्शन की सर्विस भी मुझे देनी बेटा, हाँ है ना भाई. इट्स अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी. इट इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. क्या कहते हैं इसको सर हम. और यही इसने बोला होता कि मंगल जो मटेरियल चाहिए मेरे को बोल देना, मैं ले आऊंगा, तू केवल बिल्डिंग बनाने में दिमाग लगा. क्लियर. तो अगर मैं यही इसके लिए बिल्डिंग बना रहा हूं जिसमें मटेरियल इसका खुद का है, मेरा नहीं है साहब, तो इट इज ए कंस्ट्रक्शन सर्विस. इट इज ए कंस्ट्रक्शन सर्विस. मटेरियल प्लस लेबर वाला कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम दिया, ठेके पे काम दिया, बोलते हैं ना ठेकेदार कॉन्ट्रैक्टर. जब मटेरियल भी मेरा लेबर भी मेरी, तो सर ऐसे केस में दैट इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. केवल मटेरियल होता है, केवल लेबर अगर होता तो वो क्या होता बेटा, कंस्ट्रक्शन सर्विस. क्लियर. अब मैं इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल वे में आपको और समझा देता हूं सो दैट आपको लाइफ में कभी दिक्कत आएगी नहीं. सर मंगल टावर याद आया क्या बच्चों आपको? आवाज नहीं आ रही. ओए कितने फ्लैट्स? 100. अब सर बिल्डर मंगल, अब सर जो बिल्डर्स होते हैं वो खुद तो बिल्डिंग बनाएंगे नहीं बेटा. दोज आर प्रैक्टिकली बिजनेसमैन, दोज आर इन्वेस्टर. सर वो क्या करते हैं सर, प्रोजेक्ट तैयार करते हैं. और मान लो मेरी अंधेरी में एक लैंड है, मैंने सर हमारे महेश भाई को बोला बिल्डिंग बनानी है, ये कॉन्ट्रैक्टर है सर. मैंने बोला बिल्डिंग इतने फ्लोर की बनेगी, इस ये इसके स्पेसिफिकेशन होंगे, ये क्वालिटी होनी चाहिए, ऐसा वैसा सब कुछ बता दिया इसको मैंने. मटेरियल प्लस लेबर, पैसा बोल, इसने बोला 100 करोड़. मैंने कहा डन. मेरी लैंड पे बिल्डिंग बना रहा है बच्चा, हूं करो रही. मैंने कहा ना हाँ मैं तकलीफ आती कभी कभी, हूं चलेगा. सर मेरी लैंड पे बिल्डिंग महेश भाई बना रहे हैं, मटेरियल भी इनका, लेबर भी इनका. बताओ ये क्या है, कितने का कॉन्ट्रैक्ट? 100 CR में मेरे 100 फ्लैट बनाएंगे. सर दिस इज व्हाट इज कॉल्ड वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मटेरियल प्लस लेबर दोनों है और कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट था बेटा. हाँ है ना भाई. ओके. अच्छा जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया नए कंस्ट्रक्शन का, वैसे रिपेयर रिनोवेशन भी हो सकता है, ऑल्टरेशन ऑफ द बिल्डिंग भी हो सकता है बेटा. मटेरियल प्लस लेबर अगर है रिगार्डिंग इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वो क्या होगा बच्चों, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. ओके. अब सर महेश भाई भी बड़े आदमी सर, 100 करोड़ के बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं बेटा. इन्होंने क्या किया, ये काम सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया. सर क्या नाम? शिवम. शिवम भाई को महेश शिवम सर एक ही बात है सर. सर सुनना बात की ध्यान से. तो शिवम भाई को इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे दिया, सब कॉन्ट्रैक्ट दे दिया और बोला शिवम भाई बिल्डिंग बनानी है, ये अंधेरी में लैंड है, पैसा बोलो. इसने बोला 80 करोड़. मटेरियल प्लस लेबर में काम दिया बेटा, सब कॉन्ट्रैक्ट पे. बताओ ये क्या, अगेन मटेरियल प्लस लेबर दोनों दिया, बताओ क्या है ये. तो सर 80 करोड़ की सर्विसेज शिवम भाई दे रहे किसको, महेश को, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. महेश भाई सर्विसेज दे रहे मंगल को 100 करोड़ की, ये क्या है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट. अब सर हमारे शिवम भाई, अब शिवम भाई एक्चुअली बिल्डिंग बना रहे हैं. अब शिवम भाई क्या करते पता है, इसके अंडर इन्होंने 10 छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्ट अपॉइंट किए बेटा, और उनको बोल दिया तुमको ये वाला काम करना, तुमको ये वाला काम करना, तुमको ये वाला काम करना, और जो जो मटेरियल चाहिए मेरे को बोल देना, मैं ले आऊंगा. क्लियर. सर अब हमारे शिवम भाई, सर क्या नाम, मोहित. मोहित भाई इज द बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर. मोहित भाई इज द बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर. ये सीमेंट, स्टील, आयरन, ब्रिक्स सब रखता है साहब, जो चाहिए बिल्डिंग बनाने के लिए ये भेज देगा. तो सर हमारे शिवम भाई ने मटेरियल परचेज कर लिया. मान लो मटेरियल था 30 करोड़ का, कितने का था बेटा, 30 करोड़ का मटेरियल परचेज कर लिया. किससे, मोहित भाई से. तो मोहित क्या कर रहा है, इनको क्या सप्लाई कर रहा है बेटा, केवल मटेरियल सप्लाई कर रहा है. तो ये क्या है, सप्लाई ऑफ गुड्स. इन्होंने 10 छोटे छोटे कॉन्ट्रैक्टर से छोटा छोटा काम कराया, इससे कुछ काम कराया, किसी से कोई काम कराया, किसी से अल्टीमेटली बिल्डिंग बना दी. उन सबको इनका जो रेस्पेक्टिव पेमेंट था वो कर दिया. मेरा पॉइंट आपसे ये है कि वो सब लोग जो कंस्ट्रक्शन ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी का काम कर रहे हैं, क्या उसमें मटेरियल उनका था क्या बेटा? तो वो सर्विस कौन सी है, जो 10 छोटे कॉन्ट्रैक्टर ने सर्विस दी, वो क्या है, दैट इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस. दैट इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस. तो 10 पैटी कॉन्ट्रैक्टर ने कंस्ट्रक्शन सर्विस दी हमारे मिस्टर, नहीं हमारे शिवम भाई को. मोहित भाई ने गुड सप्लाई किया शिवम भाई को. शिवम भाई ने वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी 80 करोड़ की, किसको, महेश भाई को. महेश भाई ने 100 करोड़ की वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस दी, किसको, मंगल को. और मंगल ने आलिया भट्ट को फ्लैट बुक कर दिया, फ्लैट बेच दिया. वो सप्लाई ऑफ कंस्ट्रक्शन सर्विस है. अब मेरे लिए मंगल टावर बन गया बेटा. मैंने क्या किया, फ्लैट बुक किए. आउट ऑफ 100 फ्लैट 75 फ्लैट बुक हो गए बच्चे मेरे. तो 75 फ्लैट क्या है, कंस्ट्रक्शन सर्विस. वो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, क्योंकि आलिया भट्ट ने मेरे को नहीं बोला कि मंगल ये मेरी लैंड है, बिल्डिंग बना. मैंने कहा बिल्डिंग बन रही, तेरे को बुक कराना तो करा, नहीं तो निकल. हाँ है ना. अरे समझना बात ध्यान से. पॉइंट क्या है, उसने मेरे को ठेके पे काम नहीं दिया, उसने मुझे कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम नहीं दिया है.
समझो चीज को, वहां लैंड मेरी है सर, आलिया भट्ट की लैंड नहीं थी, वहां मैं जाके बिल्डिंग नहीं बना रहा हूं, बिल्डिंग यहां बन रही है, आपने बुक कराया है बेटा, हाँ नो डाउट इसमें मटेरियल भी मेरा है, देखो फ्लैट के अंदर मटेरियल भी मेरा है, ऐसा तो नहीं ना आलिया भट्ट ने बोला ये सीमेंट का बॉक्स मेरा है तुम रख लो सर सर ये मटेरियल भी मेरा है, लेबर मेरा, पर लैंड भी मेरी बच्चा, उसने फ्लैट के बुक कराया तो इट इज अ कंस्ट्रक्शन सर्विस, इट इज नॉट अ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विस बच्चा, हाँ है ना भाई, ये पूरी चेन समझ में आएगी नहीं आई सर। और यहाँ पे रेस्पेक्टिव जगह जहां टैक्स लग रहा है उनका आईटीसी मिलता जाएगा बच्चा पूरी चेन में, हाँ है ना, क्लियर। और अल्टीमेटली एंड कंज्यूमर जो आलिया भट्ट है उसको कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा क्योंकि वो शी इज नॉट यूजिंग इट फॉर बिजनेस पर्पज, क्लियर। और बात करेंगे आईटीसी की बात में हम बच्चों, हाँ है ना सर, क्लियर, डन। ये पूरा चेन मैंने आपको वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट के साथ में कंस्ट्रक्शन को लिंक करते हुए समझा दिया बच्चों, आई होप यू गॉट द एंटायर पॉइंट सर, पक्का, डन। सरकार नेक्स्ट क्या है, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस, अरे खाना खाया कि नहीं खाया आपने सर, पक्का, अच्छे से खाया, एकदम मस्त, एकदम सोने की तैयारी बेटा भी सर, सोने तो दूंगा ही नहीं मैं आपको वैसे भी। सरकार मेरा पॉइंट आपसे ये, रेस्टोरेंट और आउटडोर कैटरिंग सर्विस में जो आपने खाना खाया है उसमें फूड एलिमेंट भी है और फूड को कुक करने की सर्विसेज भी थी बेटा उसकी, जो रेस्टोरेंट में आपने खाना खाया होगा, क्लियर। तो दे आर सप्लाइंग अगेन कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स बीइंग फूड और एनी अदर आर्टिकल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इंक्लूडिंग एनी ड्रिंक, पर ड्रिंक अदर देन एल्कोहल लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, क्योंकि दारू पे जीएसटी वैसे भी नहीं लगता बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। तो इसमें मटेरियल भी उनका है बेटा, कुकिंग की सर्विसेज भी उनकी बच्चों, क्लियर। इट इज अ कंपोजिट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस, पर इसको सप्लाई ऑफ सर्विस मानेंगे, क्या मानेंगे बच्चा, सप्लाई ऑफ सर्विस। भले इसमें गुड्स भी इन्वॉल्व है, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में भी गुड्स भी इन्वॉल्व है, सर्विसेज भी इन्वॉल्व है, फिर भी इसको क्या मानेंगे, सप्लाई ऑफ सर्विस, क्लियर, पक्का, डन। ये आपका पैरा नंबर 6 भी खत्म होता है। अब इसी के साथ शेड्यूल 2 खत्म होता है। अब अच्छा पैरा नंबर 7 था पहले कि अनइनकॉर्पोरेटेड एओपी बीओआई ने अपने मेंबर्स को अगर गुड्स सप्लाई किया तो सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा, सर्कुलर था सर्विसेज सप्लाई करी तो सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगी, पर वैसे भी इसको यहां से हटा के वैसे खा डाल दिया, सप्लाई 7-1 है बेटा, तो सर वो झगड़े खत्म हो गया, इसलिए इस पॉइंट को हटा दिया सर यहाँ से, क्लियर, डन। इसी के साथ शेड्यूल 2 भी खत्म होता है। अब ये था आपका सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 क्लोज नंबर, सॉरी सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1A कि अगर कोई ट्रांजैक्शन एज पर सेक्शन नंबर 7 सबसेक्शन 1 सप्लाई के स्कोप में आता है, अगर कोई ट्रांजैक्शन सप्लाई के स्कोप में आता है तो ऐसे केस में सर अगर वहां डिस्प्यूट है कि एक ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स है कि सप्लाई ऑफ सर्विस है, तो ऐसे केस में देखेंगे कहां, शेड्यूल नंबर 2 में, और शेड्यूल 2 हमने पूरा पढ़ लिया, 6 पे रास्ते बेटा, समझे मेरी बात, आवाज आ रही हुई। और इसने डिफाइन किया कि ट्रांजैक्शन सप्लाई ऑफ गुड्स कहलाएगा कि सप्लाई ऑफ सर्विस कहलाएगा, क्लियर।